बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन पे आ जाते हैं फटाक से, और उसके बाद हमारा स्टार्ट करेंगे हम लोग बेहतरीन रैपिड फायर। राइट, इकोसिस्टम बहुत छोटा चैप्टर है और उसमें जितने पॉइंट्स हमने बताए हैं, इसमें से आपका मेन सवाल कहां से आएगा? सिर्फ और सिर्फ आपका पिरामिड्स के ऊपर, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के ऊपर, और सिर्फ आपका डिकम्पोजिशन के ऊपर। इसके अलावा कोई सवाल नहीं बन सकता। डिकम्पोजिशन में आपके 5 स्टेप थे। सबसे पहले आप क्या करोगे? किसी भी चीज की फ्रेगमेंटेशन करोगे, वाटर सॉल्युबल जो मिनरल्स होंगे जमीन के अंदर चले जाएंगे, लीचिंग हो जाएगी। तीसरा आपका कैटाबॉलिज्म, यानी फ्रेगमेंटेड पार्टिकल्स को आप और छोटा छोटा तोड़ोगे केमिकल रिएक्शन से। चौथा आप क्या करोगे? ह्यूमिफिकेशन, यानी ह्यूमस बनाओगे और उस ह्यूमन से आप मिनरल निकालोगे, मिनरलाइजेशन आप करोगे। और अगर आप पिरामिड्स की बात करते हो तो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है हमेशा अपराइट रहेगा। पिरामिड ऑफ बायोमास, वाटर यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम के केस में आपका क्या हो सकता है? आपका इन्वर्टेड हो सकता है। एक और एक्सेप्शन बताता हूं, अगर आपको पिरामिड ऑफ नंबर कोई पूछ ले फॉरेस्ट का, तो भी आपका ट्री इकोसिस्टम में वो इन्वर्टेड हो सकता है। एक पेड़ पे 100 इंसेक्ट रहते हैं, तो पेड़ का नंबर है 1, इंसेक्ट का नंबर है 100, नंबर का पिरामिड उल्टा हो गया? बिल्कुल हो गया। राइट, एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, या रॉन्ग हो भी गया तो देख लेना, हालांकि मुझे लगता नहीं वो रॉन्ग है ना? ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर लेंगे, पर आई डोंट थिंक वो रॉन्ग है ना? वो आपके शायद समझने में कुछ दिक्कत हुई है, या हमने बोला सही होगा और मार्क गलत कर दिया होगा, क्योंकि अभी 24 घंटे में ऐसा ही चल रहा है सिस्टम। लेकिन हाँ, पर वो क्वेश्चन एक्सप्लेन सही हुआ है, उतना आई नो, तो डोंट वरी। आ जाओ भाई, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। मीठी मीठी बातें कर लेते हैं बायोडाइवर्सिटी के साथ। पहला सवाल स्क्रीन के ऊपर फटाफट सॉल्व करिए। इन सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू, इन का मतलब किसी जगह में, सीटू का मतलब होता है साइट, तो किसी साइट के अंदर ही पूरी की पूरी कंजर्वेशन करना, किसी साइट की ही कंजर्वेशन करना। तो यहां पर क्या हुआ? कंजर्व ओनली एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज को क्या ही कंजर्व करोगे? जो दुनिया से जा ही चुका है उसको क्या करोगे? नहीं करोगे, है ना? प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम, पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करना। कंजर्व ओनली हाई रिस्क स्पीसीज, भाई पूरा इकोसिस्टम कंजर्व कर रहे हो तो आपको किसी और चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस जगह पर जितने भी प्लांट, जितने भी एनिमल्स आएंगे, सब बाय डिफॉल्ट आपके क्या होते जाएंगे? कंजर्व होते चले जाएंगे। एक्स-सिटू में आप क्या करते हो? कोई ऐसा एनिमल, कोई ऐसा प्लांट जो अपनी साइट पर सेफ महसूस नहीं कर रहा है, उसको आप उठा करके एक अच्छी प्रोटेक्टेड साइट पर ले जाते हो, ह्यूमन केयर में उसका ख्याल रखते हो, इसे एक्स-सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। दोनों का वर्डिक्ट ही अलग अलग है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन आर कॉजेज फॉर। किस चीज के कॉजेज है ये? बायोडाइवर्सिटी लॉस के। पहला कारण है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस, जहां पर कोई जानवर रहता था उस हैबिटेट को ही काट दिया, प्लांट को ही काट दिया। जंगलों की कटाई चल रही है। पहले फॉरेस्ट जो थे वो आपके 14% एरिया में थे, अब 8% एरिया में बचे हुए हैं। फॉरेस्ट ही काट दोगे, हैबिटेट लॉस। फ्रेगमेंटेशन, एक बहुत बड़ा जंगल था जहां पे जानवर अपने आप को बचाने के लिए बहुत दूर दूर पेरीफेरी में भाग जाया करते थे, अब उस जंगल के आपने 4 टुकड़े कर दिए, बीच में आपने कॉलोनाइजेशन कर दी, बीच में आपने सड़क निकाल दी, बीच में आपने कोई फैक्ट्री डाल दी। अब आपका कोई एनिमल प्रेडेटर से बच के बहुत दूर नहीं भाग पा रहा है, उसका शिकार हो जा रहा है। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ये आपका मेन रीजन है फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस। मेन रीजन आपका ये है, ज्यादातर इस वजह से आपके एक्सटिंक्ट होते हैं, आप पेड़ों की कटाई कर रहे हैं इसलिए। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, किसी चीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करो। कबूतर अपना मस्त बैठा हुआ था, लेकिन नहीं, उसको फिल्म में कास्ट करेंगे, कबूतर जा 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 सॉन्ग में उसको चिट्ठी डलवाएंगे उससे, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? आपका गायब हो गया। स्टेलर सी काऊ जो कि रशिया में पाई जाती थी, वो आपकी क्या है? ओवर एक्सप्लॉइटेशन का शिकार हो गई, गायब हो गई। कई ऐसी मछलियां हैं, कई ऐसी मैराइन फिशेज हैं जिनको हम ओवर हार्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं उनके, उनको पानी में से निकाल करके बेच पहले दे रहे हैं टाइम से, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? ओवर हार्वेस्टिंग कर रहे हो आप, चीजों को बढ़ने नहीं दे रहे हो और उनको यूटिलाइज ज्यादा कर रहे हो, तो एक टाइम आएगा कि आपके पास यूटिलाइजेशन के लिए कोई चीज बचेगी ही नहीं, तो आपका ओवर एक्सप्लॉइटेशन। एलियन स्पीसीज इन्वेजन, कोई बाहर का ऑर्गेनिज्म भारत में ले आए, जैसे कि आप वाटर हायासिंथ ले आए, यहां के सारे जो एक्वेटिक वीड्स थे उनकी बैंड बच गई, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बैंड बच गई। पार्थेनियम आप ले आए इंपोर्टेड वीट वैरायटी के साथ यूएसए से, है ना? एक तो घटिया वीट पकड़ा दिया हमको जब हमने वीट मांगा भुखमरी के दौर में तब, और उसके साथ साथ हमको गिफ्ट दे दी कैरेट ग्रास यानी पार्थेनियम, जो कि आकर के यहाँ पे एक इन्वेजिव वीट बन गया। आज भी पार्थेनियम आपको कई सारे खेतों में दिख जाएगा खड़ा हुआ, बहुत ही ज्यादा एविडेंट है। तो ये सारी चीजें आपकी एक बार घुस जाती हैं किसी नए इलाके में, तो इनका यहां पर प्रेडेटर नहीं है, ये ग्रो करती रहती है। एंड को एक्सटिंक्शन, अगर कोई 2 ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहने का वादा करते हैं, उनमें से एक एक्सटिंक्ट हो गया तो दूसरा भी चला जाएगा। लेट्स से ह्यूमन के अंदर रहने वाला कोई पैरासाइट है, अगर ह्यूमन ही एक्सटिंक्ट हो गए इस धरती पे से, तो वो पैरासाइट किसके अंदर रहेगा?
अपनी स्पेसिफिसिटी को वो कहीं और यूटिलाइज नहीं कर सकता, तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी लॉस के चारों रीजन है। मेन रीजन है आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी है? कई साइंटिस्ट से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि कितनी स्पीसीज है अर्थ पे, तो कई साइंटिस्ट ने बोला 20 से 50 मिलियन है। आप सोच के देखो, अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से हमने क्या कहा कि हमने 1.62 मतलब मोटा मोटा मान लो कि 1.7 1.8 मिलियन हम लोगों ने स्पीसीज अभी तक डिस्क्राइब कर ली है। 2 मिलियन मान लो। अब एक तो कोई बोले कि 50 मिलियन में से बस 2 ही मिलियन आपने पकड़ी अभी तक, यानी सिर्फ 4% आपके नंबर आए, तो बहुत दुखद बात है। रॉबर्ट में साहब ने कहा कि नहीं नहीं, ये 50 मिलियन तो आप तुक्का मार रहे हो, 7 मिलियन है। एक्चुअल में इसके 100 में से 4 नंबर नहीं आए, इसके 7 में से आपके नंबर आए हैं 1.5, यानी टोटल 22% इसने काम किया है। और पासिंग मार्क्स भी 15 ही थी, टॉपर के भी उतने ही नंबर आए थे। तो यहां पर मे साहब ने हमको बचा लिया एक कंजर्वेटिव आपका नंबर दे करके कि 7 मई के आसपास, यहां पर 7 मिलियन के आसपास आपका मे साहब ने बताया कि टोटल स्पीसीज काउंट है। और 22% इसका हम लोग क्या कर चुके हैं, अभी तक एक्सप्लोर कर चुके हैं। इसके अलावा और भी हम धीरे धीरे कर रहे हैं। ओके, इन सिटू एक्स सिटू सीधा मैच करना है। इन सिटू कंजर्वेशन बायोस्फीयर रिजर्व, इन सिटू है भाई, पूरे बायोस्फीयर रिजर्व को ही आप क्या करते हैं, आप प्रोटेक्ट करते हैं। एक्स सिटू सेक्रेड ग्रुव्स, सेक्रेड ग्रुव्स ऐसे इलाके हैं जहां पर कई लोगों की आस्था जुड़ी हुई होती है, वो प्रकृति को अपनी मां मानते हैं और वहां पर रहने वाले जानवरों की, पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं। भावनाएं उनकी प्रकृति के साथ जुड़ी होती हैं। तो सेक्रेड ग्रुव इन सिटू है, एक्स सिटू नहीं, पूरी जगह को ही प्रोटेक्ट करना पड़ता है। इन सिटू कंजर्वेशन सीड बैंक, सीड तो आप ला सकते हो, क्रायो प्रिजर्व कर सकते हो लिक्विड नाइट्रोजन में, तो जगह पे ही जाने की रहने की जरूरत नहीं है। एक्स सिटू कंजर्वेशन क्रायो प्रिजर्वेशन, हाँ बाहर ला सकते हो, कोई गैमीट है, कोई सीड है, कोई पॉलन है, बाहर ला सकते हो और प्रिजर्व कर सकते हो। तो आपका यहां पर क्या पूछा गया है, करेक्ट मैच पूछा गया है। तो करेक्ट मैच है आपका 1 और 4, यानी ए और डी, ए और डी आपका करेक्ट मैच है ना। यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो, ये ABCD हो जाएगा। तो ए और डी आपका क्या है, करेक्ट मैच है। डन, तो 1 आपका उत्तर हो जाएगा। और देखिए, अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, हम्बोल्ट साहब ने क्या दिया था, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया था। इन्होंने क्या कहा कि जैसे जैसे आप अपने एरिया ऑफ रिसर्च को बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ती है, लेकिन एक टाइम के बाद जब आप एरिया बढ़ाओगे तो स्पीसीज का नंबर उतना नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे स्टेगनेंट हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज विद द एरिया ऑफ रिसर्च बट अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट, उसके बाद एरिया बढ़ाते रहो, स्पीसीज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती। ये आपका अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट साहब ने कहा। तो स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट, परफेक्ट स्टेटमेंट। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज एंड एरिया, तो टॉपिक का नाम ही स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप क्यों रखा। स्पीसीज रिचनेस गोज ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग एरिया, नहीं, एक लिमिट तक। स्पीसीज रिचनेस डिक्रीजेस, यहीं पर बात गलत हो गई। तो आपका बढ़ता है एरिया तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है, लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होगा। Which one of the following is not a method of in situ conservation? इनमें से कौन सा in situ नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व in situ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी in situ है, बोटेनिकल गार्डन में आप प्लांट्स को बाहर लेकर के आते हो और एक सेपरेट गार्डन बना के रखते हो, तो ये आपका क्या है, एक्स सिटू है। सेक्रेड ग्रुव आपको उसी जगह को प्रोटेक्ट करना होता है, तो आपका इन सिटू है। तो आपका क्या हो जाएगा यहां पर, एक्स सिटू का एग्जांपल बोटेनिकल गार्डन। एंड सेकेंडली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क में कंफ्यूज नहीं होना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिटू है, लेकिन सफारी गाड़ी में बैठ करके आप आराम से देख सकते हो सफारी पार्क को, है ना। वहां पे जीप्स भी मिलती हैं, खुद की गाड़ी भी ले जा सकते हो और जीप भी मिलती है, उसमें बैठ करके आप देख सकते हो। तो ये क्या है आपका, एक्स सिटू है। तो सफारी वर्ड जहां पे आ जाए ये आपका क्या है, एक्स सिटू, और सेंचुरी वर्ड आ रहा है ना, तो दैट इज योर इन सिटू। दोनों में फर्क करना आना चाहिए, उत्तर हो जाएगा बोटेनिकल गार्डन। Which of the following is the most important cause of animal and plant being driven to extinction? आपके 4 कॉज बताए थे, उनमें से मेन कौन सा था, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अभी ये क्वेश्चन करके हटे थे, राइट। तो आपका सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा। अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरो 1992 वाज कॉल्ड, अर्थ समिट क्यों रखा गया था, तो ई फॉर अर्थ समिट, ई अल्फाबेट पहले आता है। ये कब हुआ था, 1992 में। इसके जस्ट 10 साल बाद, है ना, ई के बाद आता है डब्ल्यू, क्या हुआ था आपका, वर्ल्ड समिट हुआ था। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो बाद में आपका वर्ल्ड समिट हुआ था 10 साल बाद, यानी आपका किस टाइम के दौरान, आपका अराउंड 2002 के दौरान।
ये जो अर्थ समिट था ये रियो डी जेनेरो में हुआ था और ये जो था आपका जोहान्सबर्ग में हुआ था साउथ अफ्रीका में। लेकिन दोनों का उद्देश्य सेम था एकदम, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यही आपका उद्देश्य था इन दोनों की दोनों मीटिंग्स का। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि हम बायोडाइवर्सिटी चैप्टर को ही पढ़ रहे हैं, उसी की हम बात करेंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड XC2 कंजर्वेशन एक्सेप्ट वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। अभी बताया था सफारी गाड़ी में बैठ के बाहर जाओगे, एक्स जाओगे तो XC2 है। बोटेनिकल गार्डन, प्लांट को बाहर ला करके अपना एक खुद का गार्डन बना के रखोगे वहां पर। सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्व कर रहे हो -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन के ऊपर, तो ये भी बाहर डब्बे में आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। सेक्रेड ग्रूव्स अपनी पर्टिकुलर जगह पर ही प्रोटेक्ट किए जाते हैं, तो ये क्या है आपका? इन सीटू कंजर्वेशन है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू XC2 कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल? XC2 का एग्जाम्पल कौन है? वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, सफारी अभी नाम आया था, XC2 हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जहां पे बायोडाइवर्सिटी है ऑलरेडी, ऐसी जगहों को हॉटस्पॉट कहा जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट दुनिया के सिर्फ 2% एरिया को कवर करते हैं, लेकिन इनमें दुनिया की 30% स्पीसीज रहती हैं, इसीलिए इनको हॉटस्पॉट बोला गया। पहले पूरी दुनिया में सिर्फ 25 हॉटस्पॉट थे, लेकिन इनमें फिर 9 हॉटस्पॉट और ऐड किए गए और आपके करंटली 34 हॉटस्पॉट हैं, जिनमें से 3 आपके कहाँ हैं? इंडिया में है ना। इंडो बर्मा हो जाएगा, हिमालयन रीजन हो जाएगा और आपका वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका हो जाएगा। ये 3 आपके यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ये तो खुद आपका रेन फॉरेस्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, इसको लंग्स ऑफ द प्लेनेट कहा जाता है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन आपका यहीं से आता है, तो ये तो आपका पूरा इकोसिस्टम है, तो खुद ही खुद में इन सीटू है ही ये। हिमालयन रीजन भी आपका बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी रिच है, तो सिर्फ यही आपका वो पार्ट है जो कि XC2 है, बाकी सारे तो बसे बसाए इकोसिस्टम्स हैं ही। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने क्या बताया था? आपका स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप अभी पढ़ा था, जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे वैसे स्पीसीज का नंबर बढ़ेगा, बट अप टू अ लिमिट, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का इनको क्रेडिट दिया जाता है। विच साइंटिस्ट प्रपोज्ड रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस रिलेटेड टू इकोसिस्टम? फटाफट एक बार इसको पोल पे मार्क करिए, क्योंकि यह सवाल मुझे लगता है इस बार पूछा जाएगा आपसे पेपर के अंदर। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दी? रिवेट का मतलब होता है नट बोल्ट, पॉपर मतलब पॉप करना यानी निकालना, चुराना। तो जिस प्रकार से एक एरोप्लेन में कई सारे नट बोल्ट लगे रहते हैं और अगर आप उन नट बोल्ट्स को निकालोगे तो वीक हो जाएगा आपका पूरा का पूरा एरोप्लेन, और अल्टीमेटली अगर आपने विंग वाला निकाल लिया बोल्ट तो एरोप्लेन क्रैश हो जाएगा। उसी प्रकार से एक इकोसिस्टम में भी कई सारी स्पीसीज होती हैं। जो विंग वाले आपके बोल्ट है वो है आपकी की स्पीसीज, जो कि कई सारी फूड वेब्स को जोड़ती हैं। तो जैसे आप उनको निकालोगे बैंड बच जाएगी पूरे के पूरे इकोसिस्टम की। तो कई स्पीसीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जैसे कि विंग वाले बोल्ट्स, और कई आपके कम इंपॉर्टेंट होती हैं जैसे कि सीट के नीचे कोई बोल्ट लगा हुआ है वो निकाल लिया। लेकिन अल्टीमेटली हर स्पीसीज की इंपॉर्टेंस है अपनी खुद की, और हर स्पीसीज जब भी एक्सटिंक्ट होती है तो इकोसिस्टम कहीं ना कहीं हैम्पर जरूर होता है। तो आपका यहां पर क्या आ जाएगा? पॉल एलरिक साहब का नाम आ जाएगा। आई थिंक ये तो सबको कर लेना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 93% लोगों ने सही कर दिया है, दैट्स वेरी गुड। पॉल एलरिक नाम के साइंटिस्ट ने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दी थी, करेक्ट। द वेरिएशन शोन बाय मेडिसिनल प्लांट रोवोल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रेंजेस माइट बी इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल रेजरपाइन। फटाफट एक बार पोल मार्क कर दो। ये जो रेजरपाइन केमिकल है ना, ये हाइपरटेंशन को क्योर करता है, यानी हाई बीपी वाले प्रेशर को, हाई बीपी वाले पेशेंट को सॉरी ये दिया जाता है उनका बीपी आपका थोड़ा सा मैनेज करने के लिए, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स को दिया जाता है। ये जो रोवोल्फिया वोमिटोरिया नाम का प्लांट है जिससे रेजरपाइन निकाला जाता है, जैसे जैसे आप पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं, हिमालयन रेंजेस पे चढ़ते हैं, तो जितना ऊपर आपका रोवोल्फिया पाया जाएगा उसमें उतनी ही ज्यादा रेजरपाइन की मात्रा पाई जाएगी, उतनी ही कंसंट्रेशन पाई जाएगी। तो ये एक्चुअल में किस प्रकार की डाइवर्सिटी है? ये एक्चुअल में जेनेटिक डाइवर्सिटी है, क्योंकि अगर आप देखें तो पहाड़ के निचले हिस्से पे और पहाड़ के ऊपर वाले हिस्से पे है तो रोवोल्फिया ही है, तो सारे रोवोल्फिया ही, लेकिन रोवोल्फिया में ही थोड़े बहुत जेनेटिक चेंजेस आने से रेजरपाइन का अमाउंट और कंसंट्रेशन बढ़ जा रही है।
है ना, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी है। स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब एक ही स्पीसीज थोड़ी बहुत अपने आप को ऑल्टर करे, जैसे कि आप कहते हैं भैया मैंगो है तो मैंगो की कई वैरायटीज प्रेजेंट हो सकती हैं, जैसे मैंगो की अराउंड 1000+ वैरायटीज होती है। हाफूस आम है, लंगड़ा आम है, कई सारे आम है ना। और आप यहां पर देखो तो राइस है, तो राइस के भी आपके कई सारे स्ट्रेन्स है, राइस के आपके 50,000 से भी ज्यादा स्ट्रेन्स है, बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है आपकी राइस की, तो ये भी आपकी बहुत अच्छी बात है। और आपका इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कई जगहें ऐसी होती हैं जहां पे हायर नंबर ऑफ बायोम्स पाए जाते हैं, जैसे इंडिया है, यहां पर रेगिस्तान भी है, यहां पर फॉरेस्ट भी है ना, यहां पर कई इलाकों में नॉर्दर्न रीजन में बर्फ भी पड़ती है। और कोई स्कैंडिनेवियन कंट्री आप देखो जैसे कि नॉर्वे, तो वहां पर कम बायोम्स होंगे, तो इंडिया में ज्यादा बायोम्स है, ज्यादा प्रकार के इकोसिस्टम है। और आपका नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्वीडन है, इनमें कम प्रकार के आपके क्या है इकोसिस्टम है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी वुड बी द राइट आंसर। 84% यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑल्दो इंडिया इज 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड, पूरी दुनिया में जितना भी लैंड है उसका सिर्फ 2.4% इंडिया में है, लेकिन स्पीसीज हमारे पास कितनी है 2.4, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा अराउंड 8, एंड 1 लकी नंबर अराउंड 8% या 8.1% हमारे पास पूरी दुनिया की डाइवर्सिटी है। यानी हम हमारा जितना हमको देना था कंट्रीब्यूशन उससे 3-4 गुना दे रहे हैं, तो हम बेटर कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इंडिया इसीलिए आपका मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में आता है, 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक है, और 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से 3 भारत के अंदर हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। With much of its land area in tropical latitudes, the number of species of bird in India is more than, तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा था, ये अर्थ है, ये एकदम इक्वेटर है, सेंटर है ना। जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो नंबर ऑफ स्पीसीज कम हो जाती है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा सोलर इनपुट आता है, सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल एरिया पे मिलती है, और यहां जाते जाते रोशनी फेड होने लगती है, तो सबसे ज्यादा सोलर इनपुट यहां पर है, तो यहां सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज पाई जाती है। इसको हमने पढ़ा था सीएनजी से, सीएनजी यानी यहां पर एकदम इक्वेटर पे है कोलंबिया, तो कोलंबिया में आपकी क्या है 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड है, जो कि बहुत ज्यादा है। भारत का भी अधिकतर हिस्सा आपको यहीं पर देखने को मिलता है इक्वेटर पे, तो आपका 1400 से थोड़ी से कम यानी कि आपका 1200 के आसपास इंडिया में देखने को मिलेंगी, जो कि हमारा उत्तर हो जाएगा। तो सीएनजी सी, इसके बाद 41 डिग्री नॉर्थ पे आपको मिलेगा न्यूयॉर्क, एन न्यूयॉर्क, जिसमें आपका क्या है अराउंड 105 आपको बर्ड्स देखने को मिलेंगे, एंड जी मतलब ग्रीनलैंड, अराउंड 71 डिग्री नॉर्थ पे आपको मिलेगा ग्रीनलैंड, जहां नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज और कम हो गई, यानी कितनी हो गई 56 हो गई। तो भारत में उत्तर क्या आ गया 1200 आ गया, भारत में उत्तर क्या आ गया 1200 आ गया। इस डायग्राम को भी देखना है और साथ साथ एनालाइज करते हुए चलना है। The sixth extinction presently in progress is different from previous episodes of extinction. दुनिया में ह्यूमंस के आने से पहले 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, और यह हमें कहां से पता लगा, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस से। हमें जब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के कंकाल मिले तो हमें यह पता लगा कि कुछ ऐसे पीरियड्स रहे हैं अर्थ के बनने से लेकर अब तक, जिस पीरियड के दौरान सबसे ज्यादा एक्सटिंक्शन हुई है, उसी पीरियड में कई सारे ऑर्गेनिजम्स मरे हैं। ह्यूमन के आने से पहले भी 5 बार ऐसे एपिसोड्स हो चुके हैं, लेकिन ह्यूमन आने के बाद आपका डिफॉरेस्टेशन बढ़ चुकी है, पॉल्यूशन बढ़ चुका है, पॉपुलेशन बढ़ चुका है, तो हम अर्थ को ज्यादा हार्म पहुंचा रहे हैं। तो जो आपका 6th एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन है, ये 100 से 1000 गुना ज्यादा फास्टर है, और जिस हिसाब से हम हमारी धरती को पॉल्यूट कर रहे हैं, आने वाले 200 साल में सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अगर हम इसी तरीके से चलते रहे तो आने वाले 100 साल में 50% ऑफ द करंट स्पीसीज विच आर अवेलेबल ऑन अर्थ दे विल बी वैनिश्ड। तो यहां पर आपका क्या है, यहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, भाई बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। बीइंग मच स्लोअर एंड लेस हार्मफुल, बहुत हार्मफुल प्रकोप ही आ जाएगा, 100 से 1000 गुना टाइम्स फास्टर देन प्रीवियस ह्यूमन टाइम्स, एकदम सही बात है। देयर इज नो बायोडाइवर्सिटी लॉस, बहुत लॉस हो रहा है, तो ये 100 से 1000 गुना टाइम ज्यादा फास्टर होने वाली है, बहुत दिक्कत हमको होने वाली है जीवन में। एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस,
आपने रिसर्च करी एक जंगल में जाकर के, वहां पे आपको एक नया प्लांट मिला, उस प्लांट पे आपने देखा कि मॉलिक्यूलर इससे क्या फायदे हो सकते हैं, क्या इसमें कोई नया मॉलिक्यूल है, क्या इससे कोई गोंद निकल सकती है, क्या इससे कोई मसाला निकल सकता है, क्या इससे कोई दवाई निकल सकती है। जेनेटिक लेवल पे आपने उसे देखा, क्या इसमें कुछ यूनिक है, क्या कोई नया केमिकल पाया जा रहा है ना। और आपने देखा कि भाई इसको कौन एनिमल खाता है, ये किस प्लांट पे डिपेंड करता है या किस माइक्रोब पे डिपेंड करता है, आपने उसकी पूरी लाइफ पढ़ी। इसे क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्ट करना, रिसर्च करना, इसे कहते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। PYQ का सवाल है, इसे कहते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। कोई भी आपको नई चीज मिले तो आप उसके अंदर घुस जाते हैं एंड यू ट्राई टू फाइंड आउट कि हाँ भाई यहां पर क्या क्या नया हो सकता है इस ऑर्गेनिज्म के अंदर, दैट इज बायो प्रोस्पेक्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मिल गया का जादू सच में अर्थ पे आ जाए तो हम क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, उसको नॉर्मल लोगों के बीच में नहीं जाने देंगे, उसको बैठा करके उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, उसको क्लोज लेबोरेटरी के अंदर रखेंगे कि कहीं ये जानलेवा तो नहीं है, कहीं ये किसी पर हमला तो नहीं कर देगा, कहीं इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल ऐसा तो नहीं है कि ये हमला ना करना चाहे फिर भी किसी और को नुकसान पहुंच जाए, कहीं ये पॉइजन तो सिक्रीट नहीं करता, XYZ जितनी पॉसिबिलिटीज होंगी सब पे रिसर्च करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज बायो प्रोस्पेक्टिंग, राइट, बायो प्रोस्पेक्टिंग। एथिकल आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। भाई बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के 3 तरीके हैं। पहला आपका नैरो, इसे कहते हैं नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट, यानी जिसको सिर्फ अपने से मतलब है ना, स्वार्थी लोग, उनको नैरो, जिनकी सोच नैरो है, उनको वही बताइए जो उनको चाहिए, है ना। अरे दादाजी आप तो दवाई खाते हो, वो दवाई ना आयुर्वेदिक दवाई है, वो जड़ी बूटियों से मिलती है, हम पेड़ों को अगर काटेंगे तो आपको जड़ी बूटी नहीं मिलेगी, आपके घुटनों की दवाई नहीं आएगी, उनको वो समझ में आएगा। हम उनको बताएंगे कि हाँ भाई आपको ये जो फल मिलते हैं, ये जो दवाइयां मिलती हैं, ये जो लकड़ियां मिलती हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, ये नेचर से मिलती हैं, तो नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो बोलेंगे हाँ भैया बात समझ में आ गई, थैंक यू, हम करेंगे। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, आप और हम जैसे लोगों के लिए, जिनकी सोच ब्रॉड है, जिनकी बड़ी सोच है। भाई सुबह सुबह आपको कोयल के चहचहाने की आवाज आती है, आप जब एकदम घास के ऊपर नंगे पैर चलते हो तो आपको एक मस्त एहसास होता है, एक मस्त फीलिंग होती है, तो आप बोलोगे यार बढ़िया बात कर रहा है। कभी पहाड़ों के बीच से उगते हुए सूरज को देखा है, अरे हाँ यार लंबी लंबी छोड़ दो, इसके आगे तो मान जाता है भाई, ब्रॉड है ना, इनको बड़ा स्पेक्ट्रम दिखाओ। और एक होता है एथिकल आर्ग्यूमेंट, जब कोई कैसे भी ना माने तो मां कसम चढ़ा दो, भाई तेरे में इंसानियत नहीं है क्या, है ना, तेरे को तेरी मां की कसम है भाई, अगर तूने किसी को चोट पहुंचाई तो यहां पर क्या हो गई, फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू याद दिला दो कि दुनिया में सारे ऑर्गेनिज्म जो है वसुधैव कुटुंबकम, हम सब भाई भाई हैं, तुम कन्हैया मेरा बड़ा भैया, तुम जारविस मेरे छोटे भैया, मैं विपू तुम्हारा बड़ा भैया, हम सब भैया भैया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ऐसे बता दिया कि हाँ भाई अगर हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे तो प्रलय ही आ जाएगी, कल ही आ जाएगी, है ना। तो यहां पर एथिकल आर्ग्यूमेंट में हम मां कसम चढ़ा देते हैं। 190 कंट्रीज ने प्लेज करी 2010 तक बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोकने की। 2010 तक अगर ये विजन लिया गया है तो ये मीटिंग कब हुई होगी, 2002 के आसपास हुई होगी। तो अर्थ समिट नहीं है ये 1992 का, ये क्या है, वर्ल्ड समिट है 2002 का, वर्ल्ड समिट है 2002 का, आपका जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका का ये समिट है, करेक्ट।